हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक स्प्लिट एसी है जो ओरिजिनल का है। ये बहुत सारे टेक्नीशियन हैं जो एसी का काम सीखना चाहते हैं और मैंने क्या है इसमें एसी का A to Z जो भी फॉल्ट आते हैं उनको कैसे सॉल्व करें। टोटल जो है ट्रिपिंग के मैंने रीजन लिए 35 और बाकी जो आइस आती है इंडोर या फिर आउटडोर या फिर दोनों पाइपों पर आइस आती है, जो सेक्शन वाला पाइप होता है या डिस्चार्ज वाला पाइप होता है उन पर आइस क्यों आती है, तो उसकी भी मैंने फ्रेंड्स टोटल 21 रीजन लिए हैं कि आइस क्यों आती है। तो मैंने क्या स्टेप बाय स्टेप एक एक रीजन क्लियर कर देना और आप इसके कवर को कैसे खोल सकते हैं, कैसे वर्क करता है और इंडोर आउटडोर दोनों मैं ओपन करके दिखाऊंगा आपको। तो ये सारी चीज बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है पूरा वॉच करना है। अगर आप पूरा वॉच कर लेंगे तो आप कंप्लीट स्प्लिट एसी के टेक्नीशियन एक प्रॉपर बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है मैंने क्या है इसके स्क्रू जो है रिमूव कर दिए पहले से, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। इसको क्या आपको लॉक को ऐसे प्रेस करना है, फिर ये लॉक खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 स्क्रू है, मैंने ये स्क्रू निकाल दिए। उसके बाद क्या ये कवर है, कवर आपको नॉर्मली उठाना है। और जो अदर कंपनी है क्या होती है, सैमसंग है, LG है, उनमें क्या होता है ये सामने फ्लैप होता है, उनका फ्लैप आप हटाएंगे। उसके बाद क्या है एक स्क्रू सामने होगा, एक यहाँ पर होगा, तो इन दोनों स्क्रू को रिमूव कर देना। ये सैमसंग में और LG में और हिटाची इनमें ऐसा दिया होता है। बाकी और जो कंपनी होती है वोल्टास वगैरह होती हैं उनमें नॉर्मली आप कवर ऐसे ओपन करेंगे वो उठ जाएगा। फिल्टर यहाँ पे मतलब इसके सामने दिए होते हैं। जो सैमसंग होती है उसमें और LG में बैक साइड दिया होता है, जो ऊपर की साइड होती है वहाँ पे फिल्टर दिया होता है। तो फ्रेंड्स, इसका क्या है मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है। बस आपको क्या है स्क्रू यहाँ से रिमूव करना है और बाकी इसके स्क्रू यहाँ पर लगे होते हैं, वो मैं आपको ये फ्लैप हटा के दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो कवर है इसको मैंने रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके स्क्रू ये वाले रिमूव कर देना। उसके बाद मैंने ये भी ऑलरेडी पहले से ओपन कर रखे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 स्क्रू हैं। हर एक कंपनी नहीं देती है यहाँ पे स्क्रू, कुछ कंपनी देती है, बाकी आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि है यहाँ पर नहीं है। तो ज्यादातर मोस्टली यहाँ पर होते हैं, तो आपको इनको हटा देना है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है ये एपोरेटर है, यहाँ पर कूलिंग कॉइल है। इसका क्या काम होता है, इसमें गैस रन होती है। ये जो एपोरेटर है इसमें गैस रन होती है, यहाँ से एयर सक करता है। ये जो एपोरेटर है यहाँ पे एयर सक करता है। ये फिर नीचे जो ब्लोअर मोटर है यहाँ पर जो ब्लोअर एयर फेंकता है, हवा देता है, ये ब्लोअर मोटर यहाँ से खींच के यहाँ पर ब्लोअर मोटर हवा आपको देता है। और फिर क्या होता है ये जो कूलिंग कॉइल है इसमें क्या है गैस रन करती है, ये चिल्ड होती है। जब गैस रन करती है तो चिल्ड होती है, फिर जो यहाँ से सक करता है ब्लोअर एयर को यहाँ बाहर देता है, तो वही आपको कूलिंग मिलती है फ्रेंड्स। तो क्या है अभी क्या है आपको बस इसको ओपन करना है। मैंने ऑलरेडी इसको ओपन कर दिए, आपको उठा के दिखाता हूँ इसको। तो फ्रेंड्स, इसके क्या है बैक साइड भी लॉक दिए होते हैं, वो मोस्टली हर कंपनी पीछे भी लॉक दिए होते हैं। तो आपको क्या है करना है, बस इसको पीछे से उठाना है और बाकी इसको यहाँ से रिमूव कर देना, ये आपका पैनल उठ जाएगा। ठीक है, इसको भी मैंने सेट से रख देना। और बाकी मैंने इसके फ्लैप जो है फ्लैप ऑलरेडी निकाल दिए थे। ठीक है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो इसमें क्या है मेन पार्ट जो है हमारा ये एपोरेटर है। उसके बाद PCB आती है, PCB यहाँ पर लगी होती है फ्रेंड। तो मैं PCB को आपको ओपन करके दिखाऊंगा। PCB आप कैसे ओपन कर सकते हैं, फिर उसको पैक कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है लाइन न्यूट्रल है, ये नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी है, तो यहाँ पर लाइन न्यूट्रल होता है। तो अगर इन्वर्टर स्प्लिट एसी होता है तो वहाँ पे क्या होता है लाइन न्यूट्रल और कम्युनिकेशन वायर होता है और वहाँ पे अर्थिंग भी होता है। ठीक है, 4 वायर होते हैं वहाँ पे, इसमें क्या है 3 वायर होते हैं। यहाँ पर फिलहाल अभी लाइन न्यूट्रल है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है डिस्प्ले के क्या है 2 स्क्रू लगे थे, वो मैंने रिमूव कर दिए। वैसे डिस्प्ले मोस्टली फ्रंट पे होती है और वरना और जो कंपनी होती है वो यहाँ पर नीचे की साइड डिस्प्ले देती है। ठीक है, हिटाची है और सैमसंग है, LG है, ये मोस्टली जो कंपनी होती है वो यहाँ पर भी देती है और कुछ मॉडलों में उनके फ्रंट पे भी डिस्प्ले आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको इसको रिमूव कर देना है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे स्क्रू लगा होगा, आपको उसको निकाल देना है। और इसका ये जैक है, जैक निकाल सकते हैं आप वरना। और यहाँ पे ये PCB में स्क्रू दिए हैं, मैं आपको पास से दिखाता हूँ फ्रेंड। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ये लगा है और बैक साइड लगा है, तो ये आपको मैं रिमूव करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है 3 स्क्रू थे, एक यहाँ पर था और एक इस साइड था, एक बैक साइड है। ये जो बैक साइड है यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये वाला जो स्क्रू है। ठीक है, ये तीनों हटा दिए। उसके बाद क्या है इसको PCB को आप निकाल सकते हैं। बाकी ये सेंसर है, सेंसर निकाल दिया है मैंने। उसके बाद क्या है ये ब्लोअर मोटर का जैक है, तो आपको ब्लोअर मोटर का जैक भी निकाल देना है। ठीक है, ये निकाल दिया।
ये फीडबैक वाला है और ये ब्लोअर का है। तो ये जैक निकाल दिए फ्रेंड्स मैंने। बाकी ये जो स्विंग के हैं यहाँ पर जैक, इसको भी निकाल देना है। तो ये फ्रेंड्स मैंने जैक निकाल दिए। उसके बाद ये सेंसर है, इसमें 2 सेंसर है, एक रूम टेम्परेचर सेंसर, एक कॉइल टेम्परेचर सेंसर है फ्रेंड्स, ये वाला, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर सेंसर, कॉइल सेंसर दोनों मैंने निकाल दिए। बाकी मैंने इसके जैक भी रिमूव कर दिए, जो स्विंग वाले हैं वो भी कर दिए। तो जो पीसीबी होती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम सप्लाई देते हैं वो इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है। इलेक्ट्रिकल पार्ट कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जो पीसीबी होती है वो भी हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, और बाकी जो हमारा ब्लोअर मोटर होता है वो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट ही होता है, ठीक है। इसका जो कनेक्टर लगा होता है यहाँ पे क्या है, हम लाइन न्यूट्रल देते हैं, फिर इसकी जो सप्लाई होती है वो पीसीबी में फ्रेंड्स जाती है। तो जो कंप्रेसर होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों मतलब कह सकते हैं उसमें, क्योंकि उसमें सप्लाई का भी काम होता है और प्लस हम मैकेनिकल, जैसे कि उसमें गैस फिल करते हैं या फिर उसमें सोल्डिंग वगैरह करते हैं, तो वो मैकेनिकल भी पार्ट कह सकते हैं और इलेक्ट्रिकल भी पार्ट कह सकते हैं। क्योंकि सप्लाई वाले जितने भी इंडोर में ब्लोअर मोटर है या फिर कंप्रेसर है या फिर पीसीबी है, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इलेक्ट्रिकल भाग है, आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। कंप्रेसर जो है मैकेनिकल भी पार्ट है, क्योंकि उसमें आप सोल्डिंग करते हैं, गैस चार्ज करते हैं, उसको फिटिंग करते हैं, उसे मैकेनिकल पार्ट भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये क्या है, यहाँ पर स्क्रू लगे होते हैं। अगर आपको कूलिंग कॉइल को ऊपर करना है या फिर कूलिंग कॉइल में रिपेयर करना है कभी, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्क्रू होते हैं, यहाँ पे रिमूव कर देना। ऐसे ही बैक साइड स्क्रू होते हैं, वहाँ पे भी आपको रिमूव करना है। दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट, दोनों साइड स्क्रू लगे होते हैं, वहाँ से रिमूव करते हैं। मैंने ऑलरेडी कर दिए, इससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड्स क्या है, इसको मैं ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये कॉइल जो है हमारी बाहर आ गई, ठीक है। कभी भी आप सर्विस करें आप इसी तरीके से कर सकते हैं। इसकी कॉइल जो है एपोरेटर है पूरा बाहर आ गया, या फिर कभी लीकेज हो तो आप इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात ब्लोअर मोटर की, आपने कॉइल पूरी उठा ली है, ब्लोअर मोटर भी यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक स्क्रू होता है, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्क्रू है जो ब्लोअर मोटर से अटैच होता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो गैप है, इसी में एक स्क्रू है। तो यहाँ से आप स्क्रू को ओपन करेंगे, उसके क्या है, ब्लोअर मोटर भी आपका ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्या है, आउटडोर यूनिट है। यहाँ पे हम क्या है, लाइन न्यूट्रल देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अर्थिंग आता है, बाकी यहाँ पे लाइन न्यूट्रल आता है। तो आप कनेक्शन करें इंडोर से जो मेन मतलब सप्लाई आती है वो इंडोर टू आउटडोर को कनेक्शन वायर दी जाती है। बाकी इसकी जो सप्लाई है, मेन सप्लाई, वो इंडोर में ही है फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ मतलब कंपनी ऐसा है जो आउटडोर से सप्लाई देती है, आउटडोर से इंडोर में जाती है, फिर इंडोर से आउटडोर में आती है फ्रेंड्स। पहले इंडोर मतलब आउटडोर में आती है सप्लाई, फिर इंडोर में जाती है, फिर इंडोर से जो पीसीबी होती है, जो 3 मिनट की टाइमिंग होती है, वो आउटपुट निकालती है, फिर आउटडोर यूनिट ऑन होता है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, सिंपली इंडोर में मेन सप्लाई, बाकी इंडोर टू आउटडोर सप्लाई दी गई है फ्रेंड्स। तो ये अब मैं जो है आपको ट्रिपिंग के जो भी रीजन है, 35 रीजन है, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक आपको क्लियर कर दूंगा कि आपके सामने अगर कोई भी फॉल्ट आता है, कैसे फॉल्ट आता है, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एसी जो होता है, ट्रिपिंग की प्रॉब्लम क्यों होती है, तो मैंने ट्रिपिंग के टोटल जो है 35 रीजन लिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मैंने जो एसी कंप्रेसर ट्रिपिंग, अगर एसी में ट्रिपिंग की प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंड्स आपका कैपेसिटर वीक हो सकता है, ठीक है। कैपेसिटर को आप चेकआउट कर लें कि उस वीक हो गया, तो आप उसको चेंज कर दें, ठीक है। सबसे पहले जो ट्रिपिंग की प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आपका कैपेसिटर हो सकता है वीक हो, तो आपको उसको चेक कर लेना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कैपेसिटर अगर वीक हो जाता है, उसका लिक्विड भी निकल जाता है और बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर लेता है, तो आपको इसको चेक कर लेना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्रिपिंग। अगर आपके कहीं से वायर, फ्रेंड्स अगर ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या है, वायर को भी चेक कर लेना है, ठीक है। जो मेन सप्लाई हमारी आती है, जो मीटर से सप्लाई आती है, वहाँ से अगर वायर लूज है तो आपका क्या है, वायर टच होगा और फिर स्टार्ट होगा कंप्रेसर। इस वजह से भी आपकी लूजिंग से कंप्रेसर ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है एसी की सर्विस, ठीक है। इंडोर आउटडोर और जो उसके फिल्टर है वो भी आपको चेकआउट कर लेना है कि वो एकदम प्रॉपर क्लीन है, क्योंकि इसका जो बैक साइड हीटिंग कंडेंसर है उसको भी आपको चेक कर लेना, और जो एपोरेटर है उसको भी आपको चेक कर लेना है कि वो डस्टी तो नहीं है। अगर ज़्यादा गंदा होगा तो इस वजह से आपका क्या है, एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, इसी वजह से आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, एसी ट्रिप अगर करता है तो आपको बॉल चेक कर लेना। क्यों, कभी कभी क्या होता है, आपने एसी न्यू इंस्टॉल किया, उसके बाद क्या है, दोनों बॉल बंद होते हैं, ठीक है, मिस्टेक से वो हो जाता है ऐसा। तो आपको क्या है, सबसे पहले अगर आप कहीं भी
कोई भी काम करना चाहते हैं या फिर न्यू सेट पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको बॉल को चेकआउट कर लेना है कि दोनों ओपन है या फिर उसमें प्रेशर तो नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको चेक कर लेना है। इसके जो दोनों बॉल है आपको देख लेना है कि ये ओपन है या नहीं है। अगर ये ओपन नहीं है तो आपको एसी ऑन करेंगे, उसके बाद क्या है इसका हेड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, उसके बाद ये ट्रिप कर जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें चेक कर लेना है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है आपको एसी का पाइप देख लेना है, ठीक है। एसी का अगर अंडरग्राउंड पाइपिंग है तो आपको उसको चेकआउट कर लेना है कि कहीं से पंच तो नहीं। अगर पाइप पंच होगा उसमें क्या है आपका गैस का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, चाहे वो डिस्चार्ज पाइप हो या फिर सक्शन पाइप हो। इन दोनों पाइप को आपको चेक कर लेना है कि कहीं से पंच तो नहीं है। पूरी लाइन जो पूरी पाइपिंग है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको चेक कर लेना है कि कहीं से पंच तो नहीं। अगर पंच होगा तो इस कंडीशन में भी आपका जो कंप्रेसर है वो ट्रिपिंग करेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला जो हमारा है कि कंप्रेसर ट्रिपिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप जब क्या है जो पाइप होते हैं हमारे उनमें क्या है कभी आप सोल्डिंग करते हैं तो आपको सोल्डिंग करते समय हमेशा ध्यान रखना है पाइप की जो सोल्डिंग करें वो नीचे से करें। कभी कभी क्या है आप अगर ऊपर से करते हैं उसमें क्या है जो मटेरियल होता है, जो वेल्डिंग रोड होती है उसका मटेरियल उस पाइपों के अंदर चला जाता है। इस वजह से भी आपका गैस का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसी वजह से कंप्रेसर ट्रिपिंग प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला जो हमारा ट्रिपिंग का रीजन है वो ये है एसी वोल्टेज, ठीक है। एसी के वोल्टेज आपको प्रॉपर चेक कर लेना है। 220 से 230 वोल्टेज आना चाहिए, ये एसी वोल्ट है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आ रहे हैं या फिर कम आ रहे हैं तो इस वजह से आपका एसी ट्रिप करेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट रीजन है फ्रेंड्स एसी सर्विस वॉल्व। क्या होता है एसी के सर्विस जो वॉल्व होते हैं अगर एक ओपन है और एक बंद है इस वजह से भी आपका कंप्रेसर ट्रिप करेगा। क्योंकि होता ही है अगर आपका एक वॉल्व बंद है फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज वाला बंद है और सेक्शन वाला खुला है, ठीक है, तो आपका डिस्चार्ज प्रेशर ऑड नहीं होगा, इस वजह से भी आपका जो कंप्रेसर है वो ट्रिपिंग प्रॉब्लम होगी फ्रेंड्स। तो आपको इन दोनों को चेकआउट कर लेना कि ये प्रॉपर ओपन है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड्स ये एपोरेटर है, एपोरेटर की अगर फिन से डैमेज होंगी इस वजह से भी आपका कंप्रेसर ट्रिप करेगा। क्योंकि यहाँ से अगर एयर सक नहीं होगी आपका फिर क्या ब्लोअर मोटर प्रॉपर नहीं चलेगा, इसी वजह से फिर जब एयर सक नहीं होगी तो आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा। तो फ्रेंड्स ये भी एक रीजन है, आप इसको भी चेकआउट कर लें कि इसकी फिन से बहुत ज्यादा डैमेज तो नहीं। अगर ये बंद हो जाती है तो एयर सक नहीं कर पाता है, तो इसको आपको चेकआउट कर लेना है। चलो फ्रेंड्स आउटडोर यूनिट का अगर जो रेडी कंडेंसर है उसकी भी फिंचें अगर डैमेज है तो इस वजह से भी एयर जो है वो नहीं खींच पाएगा, इसकी वजह से कंप्रेसर ट्रिप होगा। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको चेकआउट कर लेना है क्योंकि इसका क्या हेड प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, एंकर बहुत ज्यादा लेगा, इसी वजह से ये ट्रिप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको चेकआउट कर लेना है कि इसकी फिंचें ठीक है या फिर नहीं। तो ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट रीजन है इसका जो फैन मोटर है। फैन मोटर में क्या है अगर फैन मोटर बहुत ज़्यादा स्पीड स्लो है इस वजह से भी आपका जो कंप्रेसर है हीट होगा, ट्रिप होगा, वो बंद हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है प्रॉपर हीटिंग कंडेंसर की बाहर नहीं निकालेगा, इसी वजह से आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो आपको क्या चेकआउट कर लेना है इसकी सबसे पहले जो कैपेसिटर लगा होता है वो 2 UF का होता है या फिर 3 UF का होता है, वो आपको चेकआउट कर लेना है। उस पर लिखा होता है कि कितने UF का इस फैन मोटर में कैपेसिटर लगा है। तो कैपेसिटर जो लगा होता है वो फ्रेंड्स यहाँ पर लगा होता है जहाँ पे हमारा कंप्रेसर का कैपेसिटर लगा होता है। कुछ कंपनी देती है जो कंबाइंड कैपेसिटर भी होता है और कुछ में क्या हुआ अलग कैपेसिटर भी होता है, फैन का अलग होता है, कंप्रेसर का अलग होता है। तो आपको वो दोनों चीज़ चेक कर लेना है। तो इसका क्या है कैपेसिटर आप चेक कर लेना है कि कैपेसिटर वीक तो नहीं, अगर वीक हो गया उसको चेंज कर दें। उसके बाद क्या है आपको इसकी बैंडिंग भी चेक कर लेना कि बैंडिंग प्रॉपर ठीक है या फिर नहीं है। अगर बैंडिंग खराब है तो आप बैंडिंग कराएं इसकी मोटर की, अगर कैपेसिटर वीक है तो आप कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं। तो जो ट्रिपिंग की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक जो ट्रिपिंग का प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि आपका ब्लोअर मोटर जो है वो उसको भी चेक कर लेना है। ब्लोअर मोटर की स्पीड चेक कर लेना है कि ब्लोअर मोटर की स्पीड प्रॉपर है या नहीं है। हो सकता है उसका भी कैपेसिटर वीक हो तो आपको उसको कैपेसिटर को चेक कर लेना है, या फिर आपके ब्लोअर मोटर की बाइंडिंग भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर वायर भी कट हो सकता है। तो आपको इन सारी चीज़ों को चेक कर लेना है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है ट्रिपिंग का रीजन है वो ये है ब्लोअर मोटर को आपको देख लेना है ब्लोअर मोटर डस्टी तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप उसकी सर्विस करें, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट रीजन है इंडोर यूनिट में जो ब्लोअर मोटर लगा होता है उसमें क्या होता है अगर आपका सर्विस भी ठीक है और आपका ब्लोअर मोटर भी ठीक है एकदम दोनों चीज़ें प्रॉपर है, मगर फिर भी आपका ब्लोअर मोटर कम चल रहा है तो ब्लोअर मोटर के दोनों साइड क्या होता है बुश लगे होते हैं। आपको उन बुश जो शाफ्ट होती है बुश के अंदर होती है, बुश क्या है बुश जो होते हैं वो जंग खा जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपका ब्लोअर मोटर बहुत कम स्पीड में घूमता है। तो आपको ये चीज़ चेक कर लेना है। दोनों साइड आपको क्या है ब्लोअर मोटर को ओपन करना है, उसके बाद क्या है दोनों साइड के बुश जो होते हैं उनमें ऑयल डाल देना है।
मोबिल डाल सकते हैं, वरना और भी कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। इससे क्या है ये मुलायम पड़ जाएगा, उसकी जो जंग है उसको साफ कर देना है रेगमाल से, फिर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर अटकता है तो उसमें क्या होता है एपोरेटर में आइस आ जाती है, फिर उसके बाद क्या है कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है। तो आपको ये सारी चीजें चेक कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट रीजन जो है हमारा वो ये है कि जो आउटडोर यूनिट में कंडेंसर लगा होता है वो कॉपर का होता है या फिर एल्युमिनियम का होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है एसी में एकदम सब चीज एकदम ओके है, एकदम प्रॉपर है, कोई फॉल्ट नहीं है, कोई कमी नहीं है, मगर क्या है एसी आपका 10-15 साल पुराना होता है। उसके बाद क्या होता है वो धूप की साइड रखा होता है, और प्लस एक चीज और होती है उसमें, जो उसका कंडेंसर होता है वो हीट होता है, मतलब एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का अगर कंडेंसर होगा और धूप की साइड रखा होगा तो उसकी क्या है लाइट जो सूरज की है वो डायरेक्ट एल्युमिनियम कंडेंसर पे पड़ेगी। और जी एक तब होता है जब आपका एसी बहुत ज़्यादा पुराना होता है, लगभग 15 से 17-18 साल का जब एसी ओल्ड हो जाता है तब ये दिक्कत आती है। ठीक है, उससे पहले नहीं आती है, आप नया लेते हैं। या फिर आप एक ऐसा कर सकते हैं कि आउटडोर यूनिट को शिफ्ट करके छाया की साइड रखें, तो आपकी जो ट्रिपिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि डायरेक्ट जो उसकी सूरज की जो लाइट पड़ती है वो आउटडोर यूनिट के कंडेंसर पे पड़ती है। आउटडोर यूनिट का अगर कंडेंसर एल्युमिनियम का है तब बहुत ज्यादा दिक्कत आती है ट्रिपिंग की, अगर कॉपर का है तब तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज चेक कर लेना है कि आप आउटडोर यूनिट को कभी भी एसी इंस्टॉल करें तो धूप की साइड ना रख के छाया की साइड रखें और देख लें कौन सा कंडेंसर है। तो ये चीज आप देख सकते हैं, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीजन है वो आपको क्या है, जैसे कि 1 टन का आपका एयर कंडीशन है। ठीक है, आपने क्या करा उसमें 2 टन के रूम में लगा दिया, तो इस वजह से क्या होगा आपका कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा, एसी कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद क्या है बहुत ज्यादा चल के कूलिंग भी प्रॉपर नहीं होगी और आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो आपको इस चीज का भी चेक कर लेना है कि आपको पहले रूम का साइज देखना है, उसी के अकॉर्डिंग रूम के साइज के अकॉर्डिंग ही एसी को इंस्टॉल करना है। जहाँ पे जैसे कि 1.5 टन का है तो 1.5 टन का करना चाहिए, 1 टन का है तो 1 टन का करना चाहिए, अगर 5 टन का है तो 5 टन का करना चाहिए, या फिर 2 टन का है तो 2 टन का ही रूम में लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है उसको एसी का जो मतलब जहाँ एसी इंस्टॉल करना है वहां पे आपको रूम का साइज देख लेना है फ्रेंड्स। तो आपको इसको भी नोट करके चलना है अपने माइंड में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट रीजन जो है आपको क्या है गैस को चेक कर लेना। ठीक है, अगर गैस ओवर होती है इस वजह से भी आपका क्या है कंप्रेसर बहुत ज्यादा मतलब हाई प्रेशर हो जाएगा, इस वजह से आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा। तो आपको क्या है गेज मीटर लगा के देख लेना, आपको चेकआउट कर लेना कि वहां पे गैस प्रॉपर है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट रीजन जो है अगर गैस कम होगी, क्योंकि मोस्टली क्या है नॉन इन्वर्टर जो स्प्लिट एसी होती है उसमें क्या है कंटिन्यू कंप्रेसर चलता रहता है, अगर गैस कम है फिर भी। ठीक है, अभी जो एसी आ रहे हैं इन्वर्टर मॉडल जो एसी है उसमें क्या है अगर गैस कम होती है तो आपका कंप्रेसर बार बार ट्रिप होगा, बंद होगा, ट्रिप होगा, बंद होगा। ठीक है, इस वजह से ये कंडीशन होगी। तो आपको गैस को चेकआउट कर लेना कि गैस कितने PSI है, वो चाहे R22 हो या फिर R410 हो या फिर R32 हो। R22 में तो मोस्टली चलता ही रहता है क्योंकि नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी चलते रहते हैं। बाकी R32 R410 आपको चेकआउट कर लेना है उसका रनिंग प्रेशर कितना है, अगर कम है तो आपको गैस को टॉप अप कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक रीजन और है जो मतलब कंप्रेसर ट्रिप होता है। तो आपको क्या है सबसे पहले अगर आप कभी भी गैस चार्ज करें या फिर आप एसी को इंस्टॉल करते हैं उस समय आपको क्या करना चाहिए वैक्यूम कर लेना चाहिए। ठीक है, वैक्यूम अगर आप प्रॉपर कर लेंगे तो आपका स्प्लिट एसी है वो ट्रिपिंग नहीं करेगा। और मोस्टली आप चीज को एक चीज का ध्यान रखना है, जो इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है उसमें क्या है आपको वैक्यूम प्रॉपर कर लेना है कम से कम 45 मिनट तक। ठीक है, R410 या R32 गैस आप जब फिल करते हैं तो उससे पहले आपको वैक्यूम बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं करेंगे तो एयर उसके अंदर रहेगी, उसके बाद क्या है कंप्रेसर आपका ट्रिप होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि वैक्यूम बहुत अच्छे से कर लेना है फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीजन है वो है आपको कॉइल सेंसर को चेक कर लेना है। ठीक है, कॉइल सेंसर जो इसमें लगा होता है एपोरेटर के पाइप पे लगा होता है जो कूलिंग को सेंस करता है। तो आपको इसको चेक कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये खराब हो जाते हैं, इस वजह से आपका जो कूलिंग को सेंस नहीं कर पाता ये सेंसर, इस वजह से ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आती है। और सेम आपको रूम टेम्परेचर जो रूम का सेंसर होता है उसको भी आपको चेक कर लेना, क्योंकि जो रूम सेंसर होता है वो भी सेंस नहीं कर पाता कि रूम में कितना टेम्परेचर आ गया है। ठीक है, अगर वो सेंस नहीं करता है तो इस वजह से आपका जो कमांड है वो नहीं दे पाता है और कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहता है, उसके बाद वो ट्रिप की प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स इन दोनों सेंसरों को आपको चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये जो नेक्स्ट रीजन है आपको देख लेना है कि जो सप्लाई कंटिन्यू चलती है तो रनिंग में आपको सप्लाई चेक कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वोल्टेज अप डाउन होते हैं रनिंग में। आप क्या है एसी जब ऑन होता है उस समय आप चेक करते हैं, ठीक है, एकदम प्रॉपर वोल्टेज दिखाता है, बट क्या है जब रनिंग में कंटिन्यू होता है तो वोल्टेज वहां पे अप डाउन होते हैं, इस वजह से भी आपका कंप्रेसर ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट रीजन है फ्रेंड्स
फ्रेंड्स कंप्रेसर में क्या होता है, ऑयल ऊपर आता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है सेक्शन लाइन से जो ऑयल है ऊपर आता है, इस वजह से भी आपका कंप्रेसर जो है ट्रिप होगा और ट्रिपिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको उसको भी चेक कर लेना है। जब आप पाइप कनेक्ट करें उससे पहले क्या कंप्रेसर को डायरेक्ट चला लें। अगर आपका कंप्रेसर सेक्शन लाइन से ऑयल फेंक रहा है तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर खराब है, आप उसको रिप्लेस करें, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स नेक्स्ट रीजन है जो फिल्टर होता है। यहाँ पर जो फिल्टर होता है एसी में लगा हुआ फिल्टर या फिर कैपिलरी चोक होगी, इस वजह से भी आपकी प्रॉब्लम ट्रिपिंग की क्रिएट होगी। तो आपको उसको चेक कर लेना है। मैं आपको फिल्टर और कैपिलरी ट्यूब दोनों दिखाता हूँ कि किस साइड लगे होते हैं। फ्रेंड्स ये जो है फिल्टर लगा है और यहाँ पर क्या है कैपिलरी ट्यूब लगी है। तो कैपिलरी ट्यूब और फिल्टर को आप चेक कर लेना कि यहाँ से चोक तो नहीं है। अगर इसमें क्या है चोकिंग की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे क्या है आइस आने लगती है, नमी होती है, ठीक है। तो आप उससे ट्रेस कर सकते हैं और आपका जो प्रेशर है रनिंग प्रेशर उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि हाँ चोक है। अगर चोक होगा तो आपकी जो सुई है वो वैक्यूम में जाएगी, आप इससे चेक कर सकते हैं कि हाँ एसी जो है हमारा वो चोक है, चोकिंग की प्रॉब्लम है, इसी वजह से कंप्रेसर ट्रिप करेगा। तो आपको इस चीज़ को ट्रेस कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो कंप्रेसर के कनेक्टर होते हैं जहाँ पे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग देते हैं वो बैक साइड है, ठीक है। वहाँ से आपको क्या है वायर को उसको चेक कर लेना कि वहीं से लूज तो नहीं। अगर वो लूज होंगे तो इस वजह से भी आपका क्या है कंप्रेसर में वो टच होंगे और फिर कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। जब लूजिंग होगी तो फिर कंप्रेसर बंद भी हो जाएगा। तो आपको उन तीनों वायरों को चेक कर लेना जहाँ पे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग दी होती है फ्रेंड्स, उनको आपको देख लेना है कि वहाँ से लूज तो नहीं है। अगर लूज है तो आपको उनको टाइट कर देना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीजन है वो पीसीबी रिले प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी पीसीबी रिले प्रॉब्लम कर रही है तो आपका क्या है वहाँ से फेस डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। फिर फेस जो होगा डायरेक्ट मिलेगा तो आपका कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा। तो इस वजह से भी आपकी कंप्रेसर में ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो आपको उसको चेक कर लेना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो रीज़न है आपका कंप्रेसर जो है अगर इसकी पंपिंग डाउन है, जो इसकी कैपेसिटी होती है वो अगर डाउन है तो आपको पंपिंग को चेक कर लेना। वहाँ से क्या है डिस्चार्ज लाइन से भी आप अंगूठा रख के चेक कर सकते हैं इसे डायरेक्ट चला के, और बाकी आप गेज लगा के भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो पंपिंग होगी उसको आपको चेक कर लेना। अगर इसकी पंपिंग डाउन है तो इसमें जो पावर होगी उस समय तक चलेगा, मान लो 5 से 10 मिनट तक चला, उसके बाद क्या है कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। तो इसकी पंपिंग को आपको चेक कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीज़न है वो क्या है, अगर आपका कंप्रेसर जो है 20 से 25 मिनट चलता है उसके बाद क्या है बंद हो जाता है, तो आपको जो कूलिंग कॉयल सेंसर है ये सेंसर इसको आपको चेक कर लेना है। अगर आप सेंसर प्रॉब्लम है तो आप उसको रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीज़न है आपका क्या है हीटिंग कंडेंसर। हीटिंग कंडेंसर जो है अगर आपका जैसे कि 1 टन का कंप्रेसर आपने 1.5 टन का या फिर आपका जो कंप्रेसर है वो आपका 1.5 टन का है, ठीक है। आपने हीटिंग कंडेंसर 1 टन का लगा दिया है, मतलब कहने का ये अगर आपका हीटिंग कंडेंसर जो है उसके जो 1.5 टन का अगर 1.5 टन का ही हीटिंग कंडेंसर उसका नहीं लगाया तो आपका अगर छोटा बड़ा कंडेंसर होता है तो इस वजह से भी आपका गैस का सर्कुलेशन जो है पूरा नहीं हो पाएगा, इसी वजह से आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा। तो आपको ये चीज़ चेक कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीज़न है आपको क्या है जो आपका हीटिंग जो कंप्रेसर है उसको क्या है अगर कभी भी आप कंप्रेसर टेढ़ा रख जाता है या फिर आप एसी जो है अनइंस्टॉल करते हैं तो मिस्टेक से अगर तिरछा हो जाता है इस वजह से क्या है ऑयल चढ़ जाता है, इसी वजह से आपका कंप्रेसर ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो फ्रेंड्स आपको इसको भी चेक कर लेना कि आपकी ट्रिपिंग की जो प्रॉब्लम है वो ऑयल से भी आती है। तो नेक्स्ट जो रीजन है फ्रेंड्स वो है अगर आपका कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर ले रहा है तो आपको क्या है सबसे पहले जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग है होता है कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग में से अगर कोई भी वायर जल जाता है, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग वायर अगर जल गया है और वो टच हो रहा है न्यूट्रल से, ठीक है, रनिंग वायर से टच हो रहा है तो आपके क्या है बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर लेगा, तो आपको क्या है उसको चेक कर लेना है, ठीक है। अगर आपकी जो वायर है उनको चेक कर लेना है, फिर उसकी क्या है दोबारा छील के लगा दें और उसकी बेंडिंग भी चेक कर लें कि कंप्रेसर तो ख़राब नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीज़न है अगर आपका कंप्रेसर जो है बहुत ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है इस वजह से आपका क्या है सब कुछ चेक ठीक होता है, जो अगर ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है तो उसके अंदर से वाइंडिंग जो होती है वो ख़राब हो जाती है, तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर भी ख़राब हो जाता है। तो आपको ये चीज़ चेक कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीज़न है वो है कंप्रेसर ऑयल, ठीक है। अगर कंप्रेसर में जो ऑयल होता है अगर वो ऑयल कम हो जाता है किसी कारण तो इस वजह से भी आपका कंप्रेसर ट्रिप करेगा। हालांकि ये होता बहुत कम है, ना के बराबर चांसेस होते हैं ऑयल कम होने के, ठीक है, मगर फिर भी अगर ऑयल कम है तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीज़न है
ट्रिपिंग का वो ये आपका हीटिंग कंडेंसर जो है, जो ऑटो न्यूट आपने अगर दीवार से चिपका के लगा दिया है, कभी भी मिस्टेक से अगर हो गया है तो उसमें क्या है, एयर को सक नहीं करेगा। जो हीटिंग कंडेंसर बैक साइड दिया है वो एयर को सक नहीं करेगा, इस वजह से आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा। ठीक है, तो आपको कभी भी अगर ऑटो न्यूट इंस्टॉल करते हैं, एसी इंस्टॉल किया आपने, ठीक है, ऑटो न्यूट अगर आप रखते हैं तो आप दीवार से मिला के बिल्कुल ना रखें, दीवार के पास में ना रखें। अगर दीवार के पास में बिल्कुल पास में रख देंगे तो वो क्या है, जो हीटिंग कंडेंसर है पीछे से एयर को सक करता है, वो एयर सक नहीं कर पाएगा, आपका क्या है हाई एम्पेयर होंगे, फिर कंप्रेसर ट्रिपिंग हो जाए। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी क्या है, टोटल मैंने जो भी रीज़न लिए थे वो ट्रिपिंग के लिए। अभी क्या है, अब जो आइस आती है, एपोरेटर पर आइस आती है, पाइपों में आइस आती है, वो क्यों आती है, तो मेरे पास टोटल 21 रीज़न है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लियर कर देना है। तो फ्रेंड्स जो आइस वाले फॉल्ट है वो मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर आइस के फॉल्ट आते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नंबर 1 जो रीज़न है वो क्या है, सेंसर। आपको सेंसर को चेक कर लेना है कि सेंसर सेंस नहीं कर पाता है, इसी वजह से कूलिंग कंटिन्यू रहती है। उसके बाद क्या आपके एपोरेटर पे आइस आ जाती है, तो आपको सेंसर को चेक कर लेना है फ्रेंड्स, दोनों सेंसर को चेक कर लेना है। ठीक है, जो कॉइल सेंसर है और रूम सेंसर है, उन दोनों सेंसर को आपको चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीज़न है वो आपका इंडोर यूनिट में ब्लोअर मोटर लगा होता है। ठीक है, ब्लोअर मोटर की अगर स्पीड कम है या फिर उसके वायर कट हुए हैं तो आपको ये चीज़ चेक कर लेना है, उसका कैपेसिटर तो वीक नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट रीज़न जो है, आपको ब्लोअर मोटर की जो फिन्स होती हैं, ये ब्लेड होते हैं, अगर ये ब्लेड टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, इन ब्लेडों को आपको चेक कर लेना है, क्योंकि अगर ब्लेड टूट जाएंगे बहुत ज़्यादा तो आपकी जो स्पीड है वो कम होगी ब्लोअर की। हालांकि आपका ब्लोअर मोटर ठीक होगा मगर आपकी इसकी स्पीड कम होगी, तो आपको इन ब्लेडों को चेक कर लेना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीज़न है वो आपको क्या है, ब्लोअर मोटर बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है, इस वजह से आपका जो एयर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा कम निकलता है। इस वजह से अगर कम निकलेगा तो आपके एपोरेटर पर आइस आएगी, एपोरेटर पर आइस आएगी, इसी वजह से फिर मतलब पूरे पाइपों पर भी आइस हो जाएगी, तो आपको ये चीज़ें चेक कर लेना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीज़न है, ब्लोअर मोटर के जो बुश होते हैं आपको उनको भी चेक कर लेना कि वो जंग तो नहीं खा गए। अगर जंग खा गए तो आपका ब्लोअर मोटर की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम होगी, इसी वजह से आपके एपोरेटर पर आइस आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीज़न है वो विंडो एसी में थर्मास्टेट यूज़ करते हैं, तो थर्मास्टेट अगर सेंस नहीं कर पाता है कूलिंग को, तब भी आपकी जो एपोरेटर है उस पर आइस आ जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीज़न है, आपके एसी में अगर गैस ओवर है तो आपके जो सेक्शन पाइप है उस पर आइस आएगी, तो आपको गैस को चेकआउट कर लेना कि गैस आपकी प्रॉपर है या फिर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेना है। गेज लगा के आप चेक कर सकते हैं, गैस ओवर है, गैस को कम कर दें, आपकी ये प्रॉब्लम सेक्शन वाली जो है आइस आती है वहाँ पे नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीज़न है, अगर आपके डिस्चार्ज वाले पाइप पर आइस आती है तो आपकी गैस कम है। ठीक है, जाहिर सी बात है गैस कम है, अगर डिस्चार्ज वाले पाइप पर आइस आती है तो आपको उसको चेक कर लेना है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इंडोर के जो फिल्टर होते हैं, ऊपर जो फिल्टर लगे होते हैं, जो जाली टाइप होते हैं, उनको आपको चेक कर लेना है, उनको आपको वॉश कर लेना है कि अगर वो वॉश नहीं है तब भी आपके मतलब एपोरेटर पे आइस आएगी, तो उनको आपको चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट रीजन है एसी के पाइप। अगर एसी की पाइप कहीं से पंच है, हाफ क्वार्टर कहीं पंच है, तब भी आपका क्या है, गैस का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, इसी वजह से आइस आएगी, तो आपको उनको चेक कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट रीजन है पीसीबी रिले शॉर्ट। अगर पीसीबी की रिले शॉर्ट है तो आपने क्या करा, पीसीबी की अगर रिले शॉर्ट हो गई तो फ्रेंड्स उसको आपको चेक कर लेना। पीसीबी की रिले शॉर्ट होगी तो आपका डायरेक्ट सप्लाई रहेगी, सप्लाई कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद क्या है आपका पाइपों पे आइस आना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको इस चीज़ को चेक कर लेना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो रीज़न है, ऑटो यूनिट में अगर आपका फ़ैन मोटर जो है प्रॉपर नहीं चल रहा है, इस वजह से भी ये हीटिंग नहीं निकाल पाएगा, इस वजह से भी आपके आइस आएगी, तो आपको उसको भी चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीज़न है वो है फ़िल्टर या कैपिलरी ट्यूब जो उधर लगी है कंप्रेसर के पास में होती है, फ़िल्टर कैपिलरी चोक, उसको भी आपको देख लेना है कि वो चोक तो नहीं, अगर वो चोक होंगी इस वजह से भी आपकी आइस आएगी, तो आपको वहाँ पर चेकआउट कर लेना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीज़न है, एपोरेटर की जो फिन्सें होती हैं, जो कूलिंग कॉइल होती है, उस पर अगर फिन्सें डैमेज होगी, एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, ब्लोअर मोटर आपका नहीं चलेगा, क्योंकि ब्लोअर मोटर में जो एयर खींचता है वो नहीं आएगी एयर, तो इस वजह से आपके ब्लोअर मोटर में जो एयर जो है प्रॉपर नहीं होगी, तो फिन्सें उसकी अगर डैमेज होगी तो आपका जो एपोरेटर है उस पर आइस आएगी, आपको उसको चेक कर लेना है कि वो वहाँ पर जो फिन्सें हैं वो डैमेज तो नहीं है।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीज़न है, अगर आपके कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है तो क्या है, पंपिंग डाउन होगी तो आपके कंप्रेसर तक पे आइस आ जाएगी और उसके पाइप पे भी आइस आ जाएगी, ठीक है। तो आपको उसकी पंपिंग चेक कर लेना, अगर पंपिंग चेक कर लेंगे आपको पता लग जाएगा कि आइस क्यों आ रही है, पंपिंग डाउन होगी इस वजह से भी आइस आती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीज़न है वो आपका गैस लीक, अगर आपकी गैस कहीं से लीक है तो आपकी डिस्चार्ज वाले पाइप पे आइस आएगी। तो आप इससे आप चेक कर सकते हैं कि हाँ गैस कहीं लीक है, तो आपको क्या है प्रेशर डाल के गैस को फाइंड आउट कर लेना, उसके बाद सोल्डिंग करके आप गैस चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीज़न है रूम का साइज़, अगर रूम का साइज़ एसी के अकॉर्डिंग नहीं है तब भी आपका, जैसे कि एसी आपका 1 टन का है और आपने 2 टन केम लगा दिया, उस वजह से क्या है आपके रूम में मतलब कूलिंग नहीं होगी प्रॉपर और आपका कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा, इस वजह से भी आपके उसमें आइस आएगी। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ आपको चेकआउट कर लेना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट रीज़न है ऑटो यूनिट में, अगर कहीं पाइपों में पानी आ गया है, ठीक है, अगर पानी आ जाता है या फिर पाइप में कहीं पानी है, फिर अंडरग्राउंड मतलब एसी आपने इंस्टॉल किया, अंडरग्राउंड पाइपिंग पहले से ही पड़ी है, वहाँ पे क्या है बारिश की वजह से ऊपर पाइप लगे होते हैं, वहाँ पे अगर आइस पानी बारिश होती है पानी भर जाता है, ठीक है, तो आपको उसको चेक कर लेना, अगर पानी है तब भी आपकी वहाँ पर आइस आ जाएगी, क्योंकि वहाँ से क्या है जब गैस सर्कुलेशन करती है उसके बाद क्या है जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे वो बर्फ़ जमा देगी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे चेक कर लेना है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वहाँ पे आपको फ्लैशिंग करना पड़ेगी नाइट्रोजन से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो एरर कोड है वो रीज़न है वो ये है कि ऑयल प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ऑयल आपका कहीं पाइपों में सेक्शन या डिस्चार्ज पाइप में ऑयल जमा है तब भी आपकी आइस आएगी पाइपों में, ठीक है, चाहे वो एपोरेटर में हो या फिर पाइपिंग हो या फिर आपके जो कंप्रेसर है उसमें हो, ठीक है। तो आपको उसको चेक कर लेना, कंप्रेसर के जो पाइप हैं वहाँ पे अगर ऑयल होगा तब भी वहाँ पे आइस आएगी, क्योंकि कंप्रेसर के जस्ट बॉल लगे होते हैं, वहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि कहीं पे ऑयल तो नहीं है, ऑयल जमा होगा इसी वजह से आइस आएगी। तो फ्रेंड्स उसी ये सारी चीज़ें चेक कर लेना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा रीज़न है वो ये है, अगर आइस आएगी तो आपको क्या है जो हीटिंग कंडेंसर है उसकी फिंसिया को आपको देख लेना है, वो एयर प्रॉपर नहीं निकालेगा, इस वजह से भी आपकी जो मतलब पाइप है उन पे आइस आएगी, दोनों पाइपों पर आइस आएगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को चेक कर लेना। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा रीज़न है वो ये है, अगर दोनों पाइपों पर आइस आ रही है, होता क्या है अगर हम एसी को बंद करते हैं रिमोट से, ठीक है, कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट उसमें सप्लाई चलती है, ठीक, तो इस वजह से आपने एसी बंद कर दिया, एसी बंद करने के बाद आपका आउटडोर यूनिट कंटिन्यू चलता है, ठीक है, आउटडोर यूनिट कंटिन्यू चलता है, उसमें क्या है दोनों पाइपों में आइस आ जाती है। तो आपको इस चीज़ को भी आप देख लें, उसमें क्या होता है सिर्फ फॉल्ट ये होता है कि उसको डायरेक्ट सप्लाई मिलती है, तो आपको इस चीज़ को चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।